Hello friends, this is Pooja Srivastava from Studies on 86. सीडीपी के प्रैक्टिस 2 में हम समझेंगे कुछ 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो कि प्रीवियस ईयर पेपर से लिए गए हैं। जितने भी लोग टेट या सी टेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्हें इस वीडियो से बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है, क्योंकि ये वीडियो सीरीज स्पेशली सी टेट को टारगेट रखते हुए बनाया जा रहा है और प्रयास यही है कि 30 में से 28 मार्क्स लेकर के आए आप लोग। तो आइए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास किया जाए। प्रश्न फर्स्ट ये कहता है कि यह विचारधारा है कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो। ऑप्शंस है विशेष शिक्षा में, या फिर बहुल सांस्कृतिक शिक्षा में, या फिर मुख्य धारा शिक्षा में, या फिर समावेशी शिक्षा में। किस शिक्षा में यह विचारधारा है? देखिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 जो है समावेशी शिक्षा की वकालत करता है। किसकी वकालत करता है? समावेशी शिक्षा की। ठीक है, और इसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है। ठीक है, यानी कि जो बात है समावेशी शिक्षा में ही यह विचारधारा है कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो। ठीक है, आंसर होगा डी। नेक्स्ट प्रश्न है, वह विधियां जिनके प्रयोग में विद्यार्थियों की स्वपहल और प्रयास शामिल है निम्न में से किसका उदाहरण है? यानी कि प्रश्न को एक बार फिर से समझिएगा कि वैसी विधियां जिनमें विद्यार्थियों की स्वयं का प्रयास और पहल शामिल हो वो विधियां कौन सी हैं, पूछ रहा है प्रश्न। क्या वह परंपरागत विधि है, या फिर अधिगमकर्ता केंद्रित विधि है, या फिर अंतर्वैयक्तिक बुद्धि है, या फिर निगमनात्मक बुद्धि है? देखिए, अगर यहाँ पे बात की जाए लर्नर सेंटर्ड विधि की, यानी कि अधिगमकर्ता केंद्रित विधि, तो यही वह विधि है जिसमें विद्यार्थियों की स्वयं की पहल और प्रयास शामिल होता है और इसमें विद्यार्थी अपने सहपाठियों के साथ परस्पर क्रिया करके सीखते हैं, यानी अपने पीयर्स के साथ एक्टिविटी करके बच्चा सीखता है। किसमें? अधिगमकर्ता केंद्रित विधि में। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव क्या है, पूछा है। सबसे पहले ये समझ लें कि जीन पियाजे का सिद्धांत जो है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिद्धांत है जिससे भर भर के प्रश्न आते हैं टेट एग्जाम में या फिर किसी भी टीचिंग एग्जाम में। प्रश्न पढ़ते हैं एक बार फिर से। जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है कि बच्चों की सोच वयस्कों से बेहतर होती है, या फिर बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप में वयस्कों से कैसी होती है? भिन्न होती है, या फिर बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है, या फिर बच्चों की सोच वयस्कों से निम्न होती है। ये है जीन पियाजे। ये एक स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक हैं। इनका जन्म जो है 1896 में हुआ और इनकी मृत्यु 1980 में हुई। ठीक है, और इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है और अपने सिद्धांत में उन्होंने स्पेशली यह इस बात पर जोर दिया है कि बच्चे जो हैं संसार के बारे में अपनी समझ की रचना सक्रिय रूप से करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि इनके सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव क्या है। इनके सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव यह है कि बच्चे की सोच जो है गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है, यानी कि एक बच्चा भी उतना ही सोचता है जितना कि एक वयस्क सोचता है, लेकिन उसकी क्वालिटी में अंतर होता है, उसका प्रकार में अंतर होता है। ठीक है, यहाँ तक बात। जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है कि बच्चों की सोच जो है गुणात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व संक्रियात्मक या फिर पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल के बच्चे को विशेषित करता है?
अगेन ये प्रश्न जो है जीन पियाजे के सिद्धांत से पूछा गया, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सिद्धांत है। ऑप्शंस है विलंबित अनुकरण, वर्तुल प्रतिक्रिया, या फिर विचारों की अनुत्क्रमणीयता, या फिर लक्ष्य निर्देशित व्यवहार। देखिए, पियाजे जी ने जो दिया है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, उसमें इन्होंने 4 स्टेजेस दिए हैं। बालक के विकास को इन्होंने 4 स्टेजेस में बांटा है। संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को कितने अवस्थाओं में बांटा है? 4 अवस्थाओं में बांटा है। पहला है संवेदीगामक यानी सेंसरी मोटर अवस्था, जो 0 से 2 इयर्स तक की होती है। दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक या फिर पूर्व क्रियात्मक अवस्था, यानी प्री ऑपरेशनल पीरियड, जो कि 2 से 7 वर्ष तक का होता है, जहां से प्रश्न पूछा गया है। अभी इसका डिस्कशन अभी हम करेंगे। आगे समझते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, जो कि 7 से 11 वर्ष तक होता है। और अंतिम है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, यानी फॉर्मल ऑपरेशनल एडोलसेंस टू एडल्ट। इसका एज होता है आमतौर पे हम 11 से 15 वर्ष तक का ये एज होता है। ठीक है, प्रश्न पूछा गया है यहाँ से प्री ऑपरेशनल पीरियड, यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से। इस अवस्था में बच्चा जो है इगोसेंट्रिक होता है, और इस अवस्था में बच्चा ऐसा सोचता है कि जैसा मैं फील करता हूँ वैसा ही सभी फील करते हैं। जिस किसी चीज को देखने का नजरिया अगर बच्चे का जैसा है, वो सोचता है कि मेरा जो जैसा नजरिया है वैसा ही सभी का नजरिया है। और इस अवस्था में एज को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। 2 से 4 वर्ष की अवस्था वाला जो एज है, उसको लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। और 4 से 7 वर्ष का जो एज है, उस एज में बच्चों की विचार प्रक्रिया जो है कैसी होती है? अनुत्क्रमणीय होती है, यानी इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट होता है इसमें। ठीक है, समझ गए यहाँ तक? अब क्या है, एग्जाम्पल से एक समझते हैं कि 100 ml का हमने जूस लिया, 100 ml जूस लिया और उसको 2 अलग अलग शेप के ग्लास में रख दिया, और बच्चे से पूछा गया कि कौन सा जूस ज्यादा है, तो बच्चा बताएगा कि ये वाला जूस ज्यादा है, जो लंबा वाला ग्लास है उसमें ज्यादा है, जो कि उत्तर गलत होगा। क्यों? क्योंकि ये जो एज है 2 से 7 वर्ष का जो एज है, इस एज में विचारों की प्रक्रिया जो है अनुत्क्रमणीय होती है। बच्चा क्या करता है कि बालक मानसिक क्रम में प्रारंभिक बिंदु पर पुनः लौट नहीं पाता है। ठीक है, पानी बर्फ बन सकता है और बर्फ पानी बन सकता है, इसको समझ नहीं पाता है इस एज में। ठीक है, यहाँ तक बात। इसमें विचार प्रक्रिया कैसी होती है? अनुत्क्रमणीय होती है। प्रश्न पे चलते हैं। आंसर होगा विचारों की अनुत्क्रमणीयता किस अवस्था में होती है? पूर्व क्रियात्मक अवस्था में, या फिर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल पीरियड में। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न 5 ये कहता है बच्चों और उनके अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? बच्चों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि उनकी प्रेरणा और अधिगम सक्षमता को निर्धारित एवं सीमित करती है, या फिर ऑप्शन बी सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं तथा सीखने में सक्षम हैं, या फिर ऑप्शन सी बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए उन्हें पुरस्कृत और दंडित करना होता है, या फिर ऑप्शन डी बच्चों को सीखने के लिए अभिप्रेरणा तथा सीखने के लिए उनकी सक्षमता केवल आनुवंशिकता द्वारा पूर्व निर्धारित होती है, यानी कि हेरिडिटी द्वारा निर्धारित होता है। यहाँ पे देखिए, अगर बात की जाए यहाँ पे समावेशी शिक्षा की, तो समावेशी शिक्षा के अंतर्गत सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं तथा सीखने में सक्षम हैं। सभी बच्चों की बात की जाती है। ठीक है, हाँ, और इसी को आधार मानकर समावेशी शिक्षा का निर्माण किया जाता है, जिसमें सभी विद्यार्थी अपनी योग्यता और क्षमता के अनुसार अधिगम अनुभव प्राप्त करते हैं। आंसर हो जाएगा बी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संरचना में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है? प्रश्न बहुत ही आसान है, लेकिन ये प्रीवियस पेपर में आया हुआ है, इसलिए मैंने इसको इस वीडियो में डाला है, इस सीरीज में डाला है इसीलिए। ठीक है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 जो है किसकी वकालत करता है? समावेशी शिक्षा की वकालत करता है। ठीक है, और समावेशी शिक्षा के अंतर्गत अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया है कि 6 से 14 वर्ष तक के सभी बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है। किसमें? समावेशी शिक्षा में। चाहे वो अधिगम अक्षमता वाले बालक हों, चाहे वो दुर्बल वर्ग से बिलोंग करते हों, इन सभी को समान शिक्षा दिया गया, समान शिक्षा देने का अधिकार प्राप्त है। अगला प्रश्न है, बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं जब जब वे श्याम पट पर अध्यापकों द्वारा लिखे गए उत्तरों की नकल करते हैं, या फिर शिक्षक कक्षा कक्ष में होने वाली सभी घटनाओं और बच्चों पर पूर्ण नियंत्रण करता है, या फिर ऑप्शन सी, जब बच्चे गतिविधियों और कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, या फिर ऑप्शन डी, वे पाठ्य पुस्तकों में दिए गए तथ्यों को याद करते हैं। देखिए, एक मनोवैज्ञानिक है फ्रोबेल, उन्होंने ये कहा है कि बालक जो है क्रिया के द्वारा ही कार्य करके सीखता है, अतः जहां तक संभव हो सके उसे करके सीखने का अवसर दिया जाए। यानी कि बच्चे जो कि प्रभावी रूप से, बच्चे जो हैं वो बहुत ही जिज्ञासु होते हैं, उन्हें कोई भी एक्टिविटी करा कर ही कुछ भी सिखाया जाए तो ज्यादा इफेक्टिव होगा। यानी बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं जब वे गतिविधियों में और कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। ठीक है, एक्टिविटी में भाग लेते हैं तब सीखते हैं बच्चे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न ये कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्य प्रक्रिया नहीं है को करेंगे सर्कल में, क्योंकि इस तरह के प्रश्न आसानी से 1 नंबर उड़ा के ले जाते हैं। निम्न में से कौन एक मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है? निर्देशन एवं संचालन, अन्वेषण एवं पारस्परिक क्रिया, पुनरावृत्ति एवं अभ्यास, या फिर कंठस्थीकरण एवं स्मरण। प्रश्न बहुत ही आसान है, सही उत्तर होगा कंठस्थीकरण एवं स्मरण, जो कि सक्रिय प्रक्रिया नहीं है। ठीक है, कंठस्थीकरण एवं स्मरण जो है सार्थक अधिगम की प्रक्रिया नहीं है, क्योंकि अधिगम एक जो है सक्रिय प्रक्रिया है जो कि अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, जबकि कंठस्थीकरण और स्मरण की अगर बात की जाए तो इसमें सक्रियता का अभाव होता है। ठीक है, अतः सार्थक अधिगम में जो है निर्देशन एवं संचालन, अन्वेषण एवं पारस्परिक क्रिया और पुनरावृत्ति और अभ्यास की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगला प्रश्न है, बच्चों को कक्षा में प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं देनी चाहिए, या फिर पूछने से रोकना चाहिए, या फिर पूछने के लिए हतोत्साहित यानी डीमोटिवेट करना चाहिए, या फिर पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। देखिए, बच्चे जो होते हैं वो जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं, और जब भी बच्चे कक्षा में अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हैं, एक शिक्षक होने के नाते उनकी जिज्ञासा को तत्काल शांत करना चाहिए ताकि वो प्रश्न पूछने के लिए पुनः प्रेरित हो। ठीक है, यानी बच्चों को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, एक शिक्षक को चाहिए कि वह विशेष संस्कृतियों समुदायों के बच्चों को बढ़ावा दे, या फिर वह विद्यार्थियों के बीच सांस्कृतिक विभिन्नताओं एवं विविधताओं की अनदेखी करे यानी इग्नोर करे, या फिर ऑप्शन सी, वह संप्रेषित करे कि वह कक्षा कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करती है और महत्व देती है, या फिर ऑप्शन डी, वह विद्यार्थियों के बीच तुलना को अधिकतम करे। देखिए, राष्ट्रीय पठचर्या की रूपरेखा 2005 जो है यह कहता है कि बच्चों में व्यक्तिक विभिन्नता, उनकी सामाजिक सांस्कृतिक विविधता आदि को कक्षा में समान महत्व देना चाहिए,
उनमें किसी भी प्रकार की विविधता के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए। इसलिए एक शिक्षक को चाहिए कि वह यह संप्रेषित करे कक्षा में कि वह सभी संस्कृतियों का सम्मान करती है और महत्व देती है। फ्रेंड्स, तो ये थे कुछ टॉप 10 प्रश्नों की श्रृंखला। किसी भी प्रश्न में कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और लाइक शेयर सब्सक्राइब अगर ना किया हो तो कर दीजिएगा, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है कुछ और वीडियोस बनाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए वीडियो सीरीज के साथ, कुछ 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।